जी अभी तक हम कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस कर चुके हैं। ISA 700, 701, 705, 706 और ISA 720 की थोड़ी सी बात की आपने। अदर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी नहीं, तकरीबन जितनी बात ही कर ली। 720 क्या कहला है? अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में आएगा तो उसमें क्या बातें आएंगी? वो बातें सारी किसकी थी? हमारी अपनी नहीं, ISA 720 की। मीन अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट को हमने रीड करना है, ऑडिट नहीं करना। अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट को हमने रीड करना है, रिव्यू करना है, ऑडिट नहीं करना। ठीक हो गया। और अगर इनकन्सिस्टेंसी है बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमने अदर इंफॉर्मेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट में उसे हाईलाइट करना है। अदर इंफॉर्मेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट में उसे हाईलाइट करना है। और क्या हाईलाइट करना है अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो? इनकन्सिस्टेंसी की सूरत में क्या हाईलाइट करना है? तीन बातें। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड आर रिव्यू दिस अदर इंफॉर्मेशन पर ISA 720। आर ऑडिट ओपिनियन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस अदर इंफॉर्मेशन। देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, अगर वो ठीक है तो। और अगर इनकन्सिस्टेंट है तो देयर इज मटीरियल मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन, और वो क्या है फिर? वो एक्सप्लेन करनी है। क्या ख्याल है? अगर इनकन्सिस्टेंसी है तो सबसे पहले आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि वो ठीक करे इसे। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो फिर हमें क्या करना है? अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के थ्रू ये चीज़ हाईलाइट करनी है। अगर काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, ISA 720 कहता है कि अगर काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसी हैं और मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बावजूद उन्होंने ठीक नहीं की तो अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट तो करेंगे। लेकिन इतनी सारी और जब हमने डिस्कस भी किया उसके बावजूद उन्होंने ठीक नहीं की तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है। और जहाँ पे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो वहाँ पे हमें विड्रॉ फ्रॉम इंगेजमेंट, रिज़ाइन फ्रॉम ऑडिट कर देना चाहिए। क्यों? गंदे लोगों के साथ अपनी रिपोर्ट एसोसिएट नहीं करनी चाहिए। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो फिर आपने ऑब्वियसली अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू हाईलाइट करना है और साथ फिर अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू ये चीज़ हाईलाइट करनी है कि इस वजह से इंटेग्रिटी डाउटफुल होने की वजह से हम ऑडिट से विड्रॉ करना चाहते थे, लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शन की सूरत में हम क्या कर रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं। मीन जहाँ पे ऑडिटर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर रिपोर्ट मस्त देनी है, लेकिन रिज़ाइन करना चाहता था ड्यू टू डाउटफुल इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन नहीं कर सका, तो फिर ये चीज़ अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट करनी है। इनकन्सिस्टेंसी अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के थ्रू। ठीक हो कि? तो अदर मैटर की एक एग्जांपल और आ गई। इफ ऑडिटर वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट बट रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ टू रिपोर्ट मस्ट, देन ये हम कहाँ पे हाईलाइट करेंगे? थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ। चलिए आगे। ओपिनियन तो हमारी अनक्वालिफाई है, ओपिनियन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है। अदर इंफॉर्मेशन गलत थी, हम उस सूरत में बात कर रहे हैं, ओपिनियन पे हम बात नहीं कर रहे। नहीं, हमने ये बात की थी ना कि ओपिनियन जो है अगर अनमॉडिफाइड जा रहा है उसमें भी क्वालिफाइड हो सकती है। अगर अदर मैटर क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें अनक्वालिफाइड हो जाएगी, वो ये है। जी एक दो स्टैंडर्ड्स और डिस्कस करते हैं आज और आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में चलेंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं ISA 500 ऑडिट एविडेंस। सेवन 700 की सीरीज़ के हमने स्टैंडर्ड डिस्कस किए हैं। 700, 701, 705, 706, 720। एक और भी 700 की सीरीज़ में ISA 710 है, कहीं पे डिस्कस करेंगे। आज हम 500 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। 500 क्या है, फिर 580 पे जाएंगे, 570 डिस्कस करेंगे, 560 डिस्कस करेंगे, 510 डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ISA 500 ऑडिट एविडेंस क्या कहता है? An auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence before expressing the opinion। मीन एक ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है बेस्ड ऑन एविडेंस।
एविडेंस हैं तो ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है, आइदर क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड। एविडेंस नहीं है तो डिस्क्लेमर। हाँ, वो जो एविडेंस ऑब्टेन करने हैं वो ISA 500 कहता है मस्ट बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ना सिर्फ ISA 500 ये बात करता है, ISA 700 भी कहता है एन ऑडिटर शैल एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन थ्रू सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेकिन मेन ऑडिट एविडेंस का स्टैंडर्ड क्या है? ISA 500, जो क्या कहता है कि एक ऑडिटर को ओपिनियन देने से पहले ऑब्टेन करने चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्या है? कि ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में होने चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? कि ऑडिट एविडेंस क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। सफिशिएंट मीन क्वांटिटी में होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। सफिशिएंट मीन क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी मीन 10 होने चाहिए, 50 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, कितने? तो क्वांटिटी का मतलब नंबर नहीं है। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑडिटर को मेंटेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए। क्या? अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या मेंटेन करना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मीनिंग ऑडिटर को प्रोफेशनली स्केप्टिक होना चाहिए। प्रोफेशनली स्केप्टिक का मतलब क्या है? प्रोफेशनली स्केप्टिक का मतलब क्या है? कि एक ऑडिटर को क्रिटिकल माइंड होना चाहिए, क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, मीन शकी मिजाज होना चाहिए। ऑडिटर के दिमाग में कीड़ा होना चाहिए कि बेशक एविडेंस मिल गए हैं फिर भी मोर एंड मोर एविडेंस लेने की कोशिश में आपको थ्रू आउट लगे रहना चाहिए। ये क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मीन क्रिटिकली असेस करना चाहिए ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस को, उनके ऊपर अनड्यू रिलायंस नहीं करना चाहिए। सो ऑडिटर को क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, ऑलवेज इन सर्कमस्टांसिस के पीछे लगा रहना चाहिए कि अभी भी कोई ना कोई मसला हो सकता है। मीन मिस स्टेटमेंट के सर्कमस्टांसिस को माइंड में रखते रहना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट। जहाँ से भी एविडेंस मिलते हैं लेने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। सो क्वांटिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। क्वांटिटी का मतलब क्या है? कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना है। मीन मोर एंड मोर एविडेंस लेने की कोशिश में लगे रहना है थ्रू आउट द ऑडिट। जहाँ जहाँ से भी मिलते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी लेना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर से भी लेना चाहिए, कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वहाँ से भी लेना चाहिए, मैनेजमेंट से भी बातें पूछनी चाहिए, रिकॉर्ड से तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है। इसके अलावा क्या होने चाहिए? ऑडिट एविडेंस एप्रोप्रिएट होने चाहिए। एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। क्वालिटी रिलायबल का मतलब क्या है? इंटरनल एविडेंस जो है वो मोर रिलायबल हैं कि एक्सटर्नल? एक्सटर्नल जो हैं वो मोर रिलायबल हैं दैन इंटरनल। मीन कंपनी के अंदर से जो एविडेंस मिल रहे हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ज़्यादा रिलायबल है। डेटर से बैलेंस कंफर्म करना चाहिए, बैंक से बैलेंस कंफर्म करना चाहिए, लीजेज लोन बैंक से कंफर्म करने चाहिए, पेएबल सप्लायर से कंफर्म करना चाहिए। क्या ख्याल है? कोई लिटिगेशन चल रही हैं तो एक्सटर्नल लॉयर से कंफर्म करना चाहिए। एक्सटर्नल मोर रिलायबल क्वालिटी हैं दैन इंटरनल। कहते हैं इंटरनल रिलायबल हैं। इंटरनल रिलायबल हैं कब? इफ कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। कि अगर क्लाइंट का कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उस सूरत में इंटरनल रिलायबल है। अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फिर इंटरनल कभी भी रिलायबल नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रिलायबल हैं दैन फोटोकॉपीज एंड फैक्स। दैन फोटोकॉपीज और फैक्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है। डॉक्यूमेंट्री बोले तो रिटन एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है दैन ऑरल एविडेंस। फिर वो कहता है ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। कौन सा? ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है दैन ऑब्टेनिंग एविडेंस फ्रॉम समवन एल्स वर्क। मीन किसी ने काम करके आपको एविडेंस दिया नहीं, आपको खुद प्रोसीजर परफॉर्म करके जो एविडेंस लेना है वो ज़्यादा रिलायबल है। सो एक ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने चाहिए। सफिशिएंट मीन ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए। क्वांटिटी मीन मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट।
और अप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी रिलायबल होनी चाहिए, और क्वालिटी रिलायबल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल एविडेंस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल, internal evidence are reliable if control system is strong, original documents are more reliable than photocopies and faxes, documentary evidence more reliable than oral evidence, and auditor generated evidence is more reliable. अब कहते हैं ये जो ऑडिट एविडेंस की सफिशेंसी या एप्रोप्रिएटनेस है ना, ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे भी। कि क्या फैक्टर्स हैं जो सफिशेंसी एप्रोप्रिएटनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन हमें ऑडिट एविडेंस की सफिशेंसी एप्रोप्रिएटनेस ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर 1 वो कहता है जी डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अगर क्लाइंट्स का कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो कम एविडेंस पे गुजारा चल जाएगा या ज़्यादा एविडेंस चाहिए? कम पे। अगर वीक है तो फिर हमें ज़्यादा चाहिए। डिपेंड करता है किस चीज़ पे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो मोर एविडेंस चाहिए, कम पे गुजारा चल जाएगा? मोर एविडेंस, मोर क्वालिटी, मोर लाइबिलिटी, मोर क्वांटिटी चाहिए। हाँ, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है तो कम एविडेंस पे भी गुजारा चल जाएगा। डिपेंड करता है मटीरियलिटी ऑफ मैटर इन क्वेश्चन, कि वो अकाउंट बैलेंस जिससे रिलेटेड हम एविडेंस लेने जा रहे हैं, अगर वो मटीरियल अकाउंट बैलेंस है, बड़ी अमाउंट है, तो हमें एविडेंस ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। इमटीरियल है तो थोड़े से एविडेंस से बस गुजारा कर लेना कि वाकई ठीक है। मटीरियल की सूरत में हमें ऑलवेज ज़्यादा एविडेंस चाहिए। तो सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियलिटी ऑफ द मैटर इन क्वेश्चन, डिपेंड करता है प्रीवियस नॉलेज ऑफ ऑडिटर पे भी, प्रीवियस एक्सपीरियंस या नॉलेज ऑफ ऑडिटर पे भी। मीन ऑडिटर का एक्सपीरियंस भी समटाइम बताता है कि इस टाइप की कंपनी में इस अकाउंट बैलेंस से मुझे एविडेंस ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए, जो नेचर ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है। क्या ख्याल है? डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ एविडेंस पे भी, डिपेंड करता है किस चीज़ पे? सोर्स ऑफ एविडेंस पे भी, कि हमें एविडेंस जो मिल रहा है अगर तो रिलायबल सोर्स से मिल रहा है, मीन एक्सटर्नल मिल रहा है तो फिर एक आध भी काफ़ी है। लेकिन अगर इंटरनल सोर्सेज से मिल रहा है, एक्सटर्नल है ही नहीं, तो इंटरनल इतना रिलायबल नहीं है, तो फिर हमें ज़्यादा एविडेंस चाहिए। मीन हर डिपार्टमेंट से, हर बंदे से फिर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, क्यों? वहाँ पे हमें फिर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा चाहिए। सो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड करेगा, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट पे, मटीरियलिटी ऑफ द मैटर इन क्वेश्चन, मीन अकाउंट बैलेंस जिससे हम एविडेंस ले रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ऑडिटर से, और सोर्स ऑफ द एविडेंस पे डिपेंड करता है। सो ISA 500 कहता है कि हमें बिफोर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, जो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मीन क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी, रिलायबल और रेलेवेंट होने चाहिए। अब ये वर्ड रेलेवेंट का मतलब क्या है? कहते हैं कि ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होगा अगर वो सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को। किसे सपोर्ट कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को, जिन्हें मैनेजमेंट असर्शंस का नाम भी दिया जाता है। व्हाट इज मीन बाय असर्शंस? असर्शंस, रिप्रेजेंटेशंस। असर्शंस का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशंस, ट्रुथ्स, सच्चाइयाँ। कि जब कंपनी की मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो उसके अंदर वो कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, कुछ ट्रुथ्स शो करती है कि जितनी भी फिगर्स हैं कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, हर चीज़ एक्यूरेट है, एसेट की वैल्यूएशन ठीक है, हर चीज़ करेक्टली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है, एसेट लिखे हैं तो वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं, इनकम लिखी हैं तो वाकई ही अकर हुई हैं, कोई कट ऑफ एरर्स नहीं हैं, वो सारी क्या हैं? असर्शन मीन रिप्रेजेंटेशंस, ट्रुथ्स या सच्चाइयाँ। हमने क्या करना है? जब भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को वेरीफाई करना है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस वेरीफाई हो गई
तो हमें रेलेवेंट मीन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस वेरीफाई नहीं हुई तो हमें रेलेवेंट मीन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। कब हमने इन असर्शंस को वेरीफाई करना है? जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनफैक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का मेन मकसद ही क्या है? टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने का मेन मकसद क्या है? टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मकसद क्या है? टू टेक एविडेंस दैट कंट्रोल्स आर प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पर्पस क्या है? These are tests to verify transaction and account balances are accurate, valid, complete, mean to verify financial statement assertions. अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस की बात करें तो कुछ असर्शंस हैं इनकम स्टेटमेंट आइटम से रिलेटेड, कुछ असर्शंस हैं बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड, और कुछ असर्शंस हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड। इनकम स्टेटमेंट आइटम की असर्शंस की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 5 असर्शंस हैं जिनको हम लर्न करेंगे कि निमोनिक्स OCCA। O stands for occurrence, C stands for completeness, C stands for classification, C stands for cutoff, and A stands for accuracy। बैलेंस शीट आइटम की बात करें तो उसकी हमारे पास मेनली जो है वो 4 असर्शंस हैं। VCRE, VCRE, V stands for valuation, C stands for completeness, R stands for rights and obligation, and E stands for existence। वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड एग्जिस्टेंस। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो इसकी भी हमारे पास कोई 4 असर्शंस है। कौन सी? OCCA, ये कट ऑफ छोड़ के बाकी चारों OCCA। O stands for occurrence, completeness, classification and accuracy। मीन जब भी हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं तो हमें ये असर्शंस को वेरीफाई करना है। इनकम स्टेटमेंट के आइटम को चेक करने जा रहे हैं तो सेटेड हमें ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है। बैलेंस शीट आइटम को चेक करने जा रहे हैं तो ये 4 असर्शंस वेरीफाई करनी है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मीन नोट्स टू द अकाउंट्स में चेकिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे भी ये 4 असर्शंस को वेरीफाई करना है। अकरेंस का मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट में क्या होती हैं? इनकम और एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट की कोशिश होगी इनकम को ओवर स्टेट किया जाए, एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट किया जाए। क्यों? प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बोनस ज़्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी शो होगी। क्या ख्याल है? तो अकरेंस का मतलब क्या है कि हमने देखना है कि अगर कोई फिगर लिखी गई है तो वाकई ही अकर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है। स्पेशली इनकम लिखी गई है तो क्या है? अकर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है, ओवरस्टेटेड नहीं है, डुप्लीकेटेड नहीं है। मेनली हमने इसमें क्या देख रहे हैं? ओवर स्टेटमेंट, कि ओवरस्टेटेड नहीं है। और ओवरस्टेट क्या होंगे? एक्सपेंसेस नहीं, इनकम। मीन सेल लिखी है तो देखेंगे क्या वाकई ही ये अकर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है, ओवरस्टेटेड नहीं है। कैसे? सेल है तो देखेंगे क्या इसके पीछे कोई सेल इनवॉइस भी है। अगर है तो ये वाकई अकर हुई है, लेकिन सेल इनवॉइस फिक्टिशियस बन सकती है तो उसके पीछे क्या कोई डिस्पैच नोट भी है। डिस्पैच नोट है तो उसके पीछे कस्टमर की तरफ से कोई सेल ऑर्डर भी है। हाँ, ये हमें बैकवर्ड डॉक्यूमेंट्स मिल गए, ऑडिट ट्रेल मिल गई, तो दिस मीन ये चीज़ अकर हुई है, फिक्टिशियस, ओवरस्टेटेड नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है? कि हर चीज़ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, कोई भी चीज़ मिसिंग या अंडरस्टेटेड नहीं है। ये किस लिए है? अंडरस्टेटमेंट के लिए। स्पेशली एक्सपेंसेस
अंडर स्टेटेड नहीं है, परचेजेस अंडर स्टेटेड नहीं है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट डॉक्यूमेंट देखेंगे परचेजेस के लिए। परचेज एक्विजिशन है तो उसके अगेंस्ट परचेज ऑर्डर भी है, परचेज ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट GRN भी है, GRN है तो उसके अगेंस्ट इनवॉइस भी है, इनवॉइस है तो उसके अगेंस्ट लेजर में एंट्री भी है। हाँ, ये सारी ट्रेसिंग हमें मिल गई, ऑडिट ट्रेल मिल गई। दिस मीन परचेजेस कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं, अंडर स्टेटेड नहीं है। ये बात समझ आती है। अक्रंस हर चीज़ अकर हुई है, फिक्टिशियस ओवर स्टेटेड नहीं है। कंप्लीटनेस हर चीज़ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडर स्टेटेड नहीं है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि हर चीज़ अपने अपने हेड में प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है। एडमिन एक्सपेंसेस में है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है। ऐसा नहीं कि एडमिन अपने खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर दिए गए हैं, नहीं, उधर सिर्फ कौन से होने चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही खर्चे। क्या ख्याल है, हर चीज़ अपने अपने हेड में प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है। व्हाट इज मीन बाय कट ऑफ? एक ही चीज़ पिछले साल में भी आ रही हो, इस साल में भी आ रही हो, क्योंकि वो लास्ट ईयर पे होती है। सपोज हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021, स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2021 को। दिस मीन इस ईयर की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो उसके अंदर वही सेल, वही परचेज, वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए जो इस डेट से इस डेट तक हैं। लेकिन मैनेजमेंट समटाइम जानबूझ के कट ऑफ एरर्स करती है। इधर की सेल मीन नेक्स्ट पीरियड की सेल करंट पीरियड में लिख देती है, करंट पीरियड के एक्सपेंसेस या परचेजेस को नेक्स्ट पीरियड में लिख देती है। कंपनी को ऑर्डर कस्टमर से रिसीव हुआ 27 दिसंबर को, कंपनी ने गुड्स डिलीवर की 5 जनवरी को, सेल दिसंबर की जनवरी की। 27 दिसंबर को ऑर्डर रिसीव हुआ है, गुड्स डिलीवर की हैं 5 जनवरी को, सेल दिसंबर की है जनवरी की है? जनवरी की। क्यों? आपकी पोजेशन से गुड्स गई कब है? जनवरी में। तो सेल आपने तब रिकॉर्ड करनी है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरह से कट ऑफ एरर करती है। क्यों जी, हमें ऑर्डर दिसंबर में मिला तो हमारी दिसंबर की सेल है? नहीं, स्टैंडर्ड क्या कहता है, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र होंगे तब आपने सेल रिकॉर्ड करनी है। तो इस तरह से कट ऑफ एरर होते हैं। तो इसका मतलब क्या कट ऑफ का, कि हमने इंश्योर करना है कि ट्रांजैक्शन अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड हैं या नहीं है, वेदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन देयर करेक्ट पीरियड और नॉट। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है? चेक करना है देयर इज़ नो अरिथमेटिक एरर इन द कैलकुलेशन। जहाँ पे कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम पीरियड देखेंगे, इतनी अमाउंट है, मैनेजमेंट ने कितनी लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या है, कितनी अमाउंट है, WDV है, उस पर क्या रेट है, फिर देखना है फ्रैक्शन कितने मंथ की बनती है, उतनी रिकॉर्डेड है या नहीं है। तो ये क्या है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए हम रिकैलकुलेशन क्या करेंगे फिगर्स की। सो ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट आइटम की हमें ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट में 4 असर्शंस वेरीफाई करनी है। वैल्यूएशन मेनली एसेट की, के एसेट ओवर वैल्यू नहीं है। कैसे एसेट ओवर वैल्यू हो सकता है? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की या एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। एप्रोप्रिएट मीन रेट बनता कुछ और था, आपने कुछ और चार्ज किया। बनता रेट 20% था, शायद 5 साल लाइफ थी, आप 10% पे डेप्रिसिएशन कर रहे हो, मीन 10 साल लाइफ रख के चल रहे हो, तो उस सूरत में भी एसेट ओवरसेट हो सकता है। इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं की, इंटेंजिबल्स पे अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं की, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कास्ट और NRV की बजाय हायर अमाउंट पे लिख दिया, बैड डेट्स प्रीमियम आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो उस सूरत में एसेट ओवर वैल्यू हो सकते हैं। तो हमने देखना है कि एसेट ओवर वैल्यू तो नहीं है। कैलकुलेट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, कॉस्ट देखा करेंगे कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके देखेंगे उतनी ही अमाउंट का एसेट है या नहीं है। व्हाट इज मीन बाय कंप्लीटनेस? कि एसेट्स लायबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, स्पेशली लायबिलिटीज इन केस ऑफ प्रीमियंस, इन केस ऑफ पेएबल्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। व्हाट इज मीन बाय राइट्स ऑन ऑब्लिगेशन? वो एक्चुअली हमारे एसेट कि अगर एसेट लिखा है तो उसकी ऑनरशिप हमारे पास है, इसलिए इसको ऑनरशिप भी बोला जाता है। कोई एसेट लिखा है तो उसकी ऑनरशिप कंपनी के नाम पर है। अगर कोई लीज वाला एसेट है तो उस एसेट के साथ फिर कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी आ रही है। क्यों? उनकी ऑनरशिप तब तक आपके पास नहीं है जब तक ऑब्लिगेशन पे नहीं हो जाती। एग्जिस्टेंस
एसेट एक्चुअली कंपनी में एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता, कैसे चेक करोगे? फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करोगे। ना सिर्फ एसेट, जितनी अमाउंट वाला लिखा है उतनी अमाउंट वाला एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं लिखी मशीनरी 5 लाख वाली और आगे स्क्रैप खटारा 50,000 वाली पड़ी हुई है। इसलिए हम ना सिर्फ फिजिकल उसकी कंडीशन को भी देखेंगे कि उसी कंडीशन वाला एग्जिस्ट करता है ये नहीं करता। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की हमें 4 असर्शंस वेरीफाई करनी है कि अगर कोई डिस्क्लोजर दिया गया है तो वाकई ही अक्कर हुआ है या नहीं हुआ, कहीं फिक्टिशियस तो नहीं है। अगर कोई डिस्क्लोजर दिया गया है तो वाकई ही अक्कर हुआ है या नहीं हुआ, कहीं फिक्टिशियस तो नहीं है। जितने भी डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड थे वो कंप्लीटली प्रोवाइड किए गए हैं या नहीं किए गए, कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। डिस्क्लोजर में भी क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है। लाइक IAS 2 कहता है कि इन्वेंट्री के जो 3 कंपोनेंट हैं, रॉ मटीरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स। बैलेंस शीट में तो कंप्लीट इन्वेंट्री आ रही है ना, इसमें कितना रॉ मटीरियल है, कितना वर्किंग प्रोसेस है, कितना फिनिश गुड्स है, आपने डिस्क्लोज करना है। तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं आपने जो है वो रॉ मटीरियल को भी फिनिश गुड्स में डाला हुआ है, ये वर्किंग प्रोसेस को भी फिनिश गुड्स में डाला है, क्यों? फिर क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। और एक्यूरेसी डिस्क्लोजर में देखना है क्योंकि फिगर्स में अरिथमेटिक एरर नहीं है। फिगर्स कैलकुलेट करके देखेंगे कि वाकई इतनी इतनी अमाउंट बनती हैं जितनी नोट्स ऑफ द अकाउंट्स में डिस्क्लोज्ड है। सो इनकम स्टेटमेंट की हमें 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है, बैलेंस शीट की 4 असर्शंस वेरीफाई करनी है और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर 4 असर्शंस। अकाउंट हेड कितने आपके टोटल? 5। इनकम एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किस चीज़ की है? इन्हीं चीज़ों की है। क्या कह रहे? इनकम एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल यहाँ पे आ गए, तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर किन चीज़ की है? इन्हीं की है। तो अगर हम इसको काट दें और कहें कि इनकम स्टेटमेंट की असर्शंस क्या हैं, ये 5, 7 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, और बैलेंस शीट की हमने जब आइटम की असर्शन चेक करनी है तो ये 4 और 7 क्या देखना है, उनका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी। तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। दिस मीन हमने असर्शंस वेरीफाई करनी इनकम स्टेटमेंट आइटम की, ये इनकम और एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड भी हैं या नहीं है, एसेट्स, लायबिलिटीज़ प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड भी हैं या नहीं है। क्या कहला है? तो ये असर्शंस हैं जो हमें वेरीफाई करनी है वाइल परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। वेरीफाई हो गई तो हमें रेलेवेंट मीन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए। नहीं वेरीफाई हो सकी तो हमें एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। नहीं मिले तो क्या हुआ? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन। सफिशिएंसी प्रॉपर नहीं मिली, स्कोप लिमिटेशन। क्या कहला? इसलिए हमें एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। आइए से 500 को आगे लेके चलते हैं, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रोसीजर्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। एक ऑडिटर क्या करता है? कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है ऑडिटर? इंस्पेक्शन करता है, ऑडिटर ऑब्जर्वेशन करता है, ऑडिटर इंक्वायरी करता है, ऑडिटर कंफर्मेशन करता है, ऑडिटर रिकैलकुलेशन करता है, ऑडिटर रीपरफॉर्मेंस भी करता है, और ऑडिटर परफॉर्म करता है एनालिटिकल प्रोसीजर। एक ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करता है? ये प्रोसीजर परफॉर्म करता है, और ये क्या है? ऑडिटर के एक्शन, इंस्पेक्शन एक्शन, ऑब्जर्वेशन एक्शन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, ये सारे क्या हैं? एक्शन। इनके थ्रू जो ऑडिटर के पास चीज आएगी वो क्या होगा? एविडेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है बिटवीन प्रोसीजर एंड एविडेंस। क्यों हमारे एग्जामिनर समटाइम कहते हैं कि ये एक मैटर है, इसके ऑडिट प्रोसीजर लिखें, तो ये एक्शन लिखने हैं। एग्जामिनर कहते हैं नहीं, इनसे रिलेटेड आप ऑडिट एविडेंस लिखें। तो इनके बाद जो चीज़ आपके पास वर्किंग पेपर में होती है वो क्या होते हैं? एविडेंस।
एग्जामिनर प्रोसीजर पूछते हैं, स्टूडेंट एविडेंस लिख के आ जाते हैं। एग्जामिनर एविडेंस पूछते हैं, ये प्रोसीजर लिख के आ जाते हैं। क्यों? डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि प्रोसीजर का मतलब क्या है और एविडेंस का मतलब क्या है। प्रोसीजर एक्शन, इसके बाद जो चीज़ आपके पास वर्किंग पेपर में आई वो क्या है? आपके एविडेंस। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? दो तरह की इंस्पेक्शन होती है, एक होती है डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन और एक होती है फिजिकल इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन किसकी होगी? एसेट की, उनकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए, इन्वेंट्री की, उनकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए। किसी जगह पे आग लगी, इन्वेंट्री जल गई तो उस एरिया की फिजिकल इंस्पेक्शन होगी वेरीफाई करने के लिए वाकई ही आग लगी और इन्वेंट्री भी जली है। ये क्या है? फिजिकल इंस्पेक्शन। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने देखना है, बोर्ड मिनट्स को देखना है, इनवॉइसेस को देखना है, कोई इनवॉइस एक लेके आपने जीआरएन के साथ मैच करनी है, लेजर के साथ मैच करनी है, तो सारी क्या है? डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन। एसेट की ऑनरशिप चेक करनी है तो क्या करोगे? उसके टाइटल डीड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करोगे। ये क्या है? डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन। क्या ख्याल है? कोई भी डॉक्यूमेंट आप रिव्यू कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये क्या है? इंस्पेक्शन है। ऑब्जर्वेशन मेनली यूज होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, जहां पे आप कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे होते हो, कैसे जाके वॉच करके देख के कि वाकई कंट्रोल्स प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं, ऑब्जर्व करके। इन्वेंट्री काउंट हो रहा है तो आप जाके उसे ऑब्जर्व करते हो कि वाकई ही प्रॉपर्ली हो रहा है, वाकई इतनी इन्वेंट्री क्लाइंट के अंदर पड़ी है प्रीमिसेस में जितनी लिखी हुई है, ऑब्जर्व करते हो। सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा तो क्या करते हो? जाके ऑब्जर्व करते हो। इंक्वायरी, विद इन द कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है किसी बंदे से तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, प्रोसीजर यूज करते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट, इंक्वायरी फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंक्वायरी फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? इंक्वायरी। वही इंफॉर्मेशन अगर आपने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी से लेनी है तो वो क्या होगा? कंफर्मेशन। डेटर कंफर्मेशन, क्रेडिटर कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन। क्या कहला है? विद इन द कंपनी इंक्वायरी, आउटसाइड द कंपनी क्या होगा? कंफर्मेशन। रिकैलकुलेशन के कोई भी फिगर आप रिकैलकुलेट करके देख रहे हो फॉर एक्यूरेसी, recalculate depreciation using the rate and policy for accuracy, recalculate interest rate using the outstanding balance of loan and interest rate recalculation, किस लिए? arithmetic accuracy के लिए। रीपरफॉर्मेंस भी अगेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के यूज होता है, जहाँ पे एक चीज़ जो सिस्टम ने प्रोड्यूस करके दी आप रीपरफॉर्म करके वही काम खुद करके देखते हो कि वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइक बैंक रिकंसिलिएशन आप रीपरफॉर्म करके देखते हो कि क्लाइंट ने जो अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स आइडेंटिफाई किए हैं वही रिकंसिलिएशन हमारी के थ्रू भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करें तो ये क्या है कि इसमें हम एग्री करते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट को दूसरे के साथ, मीन कंपेयर करते हैं किसी एक डॉक्यूमेंट को दूसरे के साथ देखने के लिए कि इसके ऊपर जो फिगर है दूसरी जगह पे भी यही फिगर है या नहीं है। ये साथ के साथ क्या है? ऑडिटर के एक्शन, मीन प्रोसीजर। इनके बाद जो चीज़ हमारे पास वर्किंग पेपर में आएगी वो क्या है? एविडेंस। बैंक लोन को अगर हमने वेरीफाई करना है तो हमारा प्रोसीजर होगा इंस्पेक्शन ऑफ लोन एग्रीमेंट टू वेरीफाई अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। inspection of loan agreement to verify amount, interest rate, time period and covenants attached. इसका एविडेंस क्या होगा? कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट जो हमने लेके अपने पास वर्किंग पेपर में रखी, वर्किंग पेपर के अंदर क्या चीज़ है वो बताना है। कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट टू वेरीफाई अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड एंड कोवेनेंट्स अटैच्ड। इंस्पेक्शन ऑफ बोर्ड मिनट्स टू वेरीफाई हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट। ये क्या हो गया? प्रोसीजर। कॉपी ऑफ बोर्ड मिनट्स जो वर्किंग पेपर में हमने रखा हुआ है टू वेरीफाई हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट। पर्पस वही है, पर्पस वही है, लेकिन एक्शन जो है वो प्रोसीजर है,
उस एक्शन के बाद आपके पास वर्किंग पेपर में जो चीज़ आई है, वर्किंग पेपर में जो चीज़ आई है वो क्या है, आपका एविडेंस। इन्वेंट्री काउंट को आपने जाके चेक करना है ठीक है या नहीं, तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट टू इंश्योर वेदर प्रोसीजर इज फॉलोड। ये क्या था, एक्शन। इसके बाद एविडेंस में क्या आया कि आपने जब ऑब्जर्व किया तो वहां पे जाके रिकॉर्डिंग की, लिखा अपने पास। सो नोट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपने बनाए, जो वर्किंग पेपर में है, नोट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टॉक अकाउंट टू वेरीफाई प्रॉपर प्रोसीजर इज फॉलोड। मीन वो चीज जो इस प्रोसीजर के बाद आपके पास वर्किंग पेपर में आई है वो क्या है, एविडेंस है। कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी कॉपी है, या कोई आपने ये काम किया है तो उसके जो नोट्स हैं। डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दिस इवेंट प्रोसीजर, नोट्स ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट से आपने डिस्कस किया उसके बाद सारा नोट किया ना, वर्किंग पेपर में लिखा कि मैंने ये फलां बंदे से डिस्कस किया, उसने ये रिप्लाई दिया, तो वो जो वर्किंग पेपर में आपके पास चीज़ है वो क्या है, एविडेंस। मीन जब एविडेंस लिखना है तो आपने डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखने हैं जो आपके पास वर्किंग पेपर में हैं। कोई डॉक्यूमेंट था जो आपने इंस्पेक्ट किया तो उसकी कॉपी, या कोई आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया तो उसके जो नोट्स आपने बनाए हैं तो वो नोट्स क्या हैं, एविडेंस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, प्रोसीजर, एक्शन, ये इनके बाद जो आउटकम है, जो आपके पास वर्किंग पेपर में चीज़ है वो क्या है, एविडेंस है। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर देखते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे कैसे हमने प्रोसीजर लिखना है, कैसे एविडेंस लिखना है। अभी हम थोड़ा सा सिर्फ दिमाग प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर और एविडेंस में। कैफ लेवल पे शायद इतना डिफ्रेंशिएट हमने नहीं किया था, वहाँ पे कुछ भी बस लिखना है, कुछ भी बस लिखना है, वहाँ पे ये था। बल्कि वहाँ पे एविडेंस एग्जामिनर पूछते ही नहीं थे, वहाँ पे पूछे ही प्रोसीजर जाते थे। लेकिन इस लेवल पे आके एग्जामिनर प्रोसीजर पूछे तो प्रोसीजर, एविडेंस पूछे तो फिर एविडेंस लिखना आपको। एविडेंस बोले तो जो चीज़ वर्किंग पेपर में आपके पास है इन एक्शन के बाद, ठीक हो गया, जो चीज़ वर्किंग पेपर में आपके पास इन एक्शन के बाद। डेप्रिसिएशन को वेरीफाई करना तो क्या करेंगे, रीकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी। व्हाट इज एविडेंस, copy of recalculation of depreciation using the rate and policy। मीन जो आपने रिकैलकुलेट किया उसकी जो कॉपी आपके पास है, या नोट्स ऑफ डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी, मीन उसके जो नोट्स आपके पास हैं। मीन प्रोसीजर के बाद आपके पास है क्या, रिकैलकुलेट किया आपने डेप्रिसिएशन को यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी, देखने के लिए एक्यूरेट है या नहीं। तो वर्किंग पेपर में क्या है, वो जो रिकैलकुलेशन की थी उसके नोट्स, उसकी कॉपी, उसके रिकॉर्ड्स, उसकी रिकॉर्डिंग। और ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये हम अप्लाई कर रहे हैं असर्शंस को चेक करने के लिए, असर्शंस को चेक करने के लिए। हाँ, इसमें कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के भी प्रोसीजर हैं, लाइक ऑब्जर्वेशन है, रीपरफॉर्मेंस है। ये किस लिए है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए। कुछ प्रोसीजर्स हम किसी मैटर को वेरीफाई करने के लिए भी परफॉर्म करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ असर्शन को ही वेरीफाई करना है। कोई मैटर है, लाइक आग लग गई है, अब उसकी असर्शंस तो नहीं वेरीफाई करनी, तो देखना आग वाकई लगी या नहीं लगी, क्या ख्याल है। तो वहाँ पे फिर ऑन जनरल भी प्रोसीजर लिखेंगे, तो प्रोसीजर लिखते वक्त ये एक्शन, हाँ, इनके बाद जो चीज़ हमारे पास वर्किंग पेपर में आई है वो क्या है, एविडेंस। चलिए क्वेश्चन करते हैं कवर। To be an auditor, you must be an accountant. अकाउंटिंग नॉलेज के बिना ऑडिट हराम है। अगर अकाउंटिंग का नहीं पता तो ऑडिट हराम है, नहीं हो सकेगा आपसे, ठीक हो गया। सो इस पेपर में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप फाइनल की अकाउंटिंग का पेपर या साथ पढ़ रहे हो
या पढ़ के क्लास में आए हो? चले और कुछ नहीं तो FR1 FR2 तो पढ़ के ही आए हो, स्टैंडर्ड का नॉलेज है। चलिए ठीक हो गया। एक क्वेश्चन हमें मिलेगा स्नाइप के नाम से। 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, एक पार्ट A फॉर 8 गुड मार्क्स और एक पार्ट B फॉर 7 मार्क्स। पार्ट A ऑफ द क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स रिक्वायर्ड in respect of your file review of non-current asset, comment on the matter that should be considered। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे, comment on the matter that should be considered। इसका मतलब क्या होता है? मटीरियलिटी प्लस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मीन ऊपर जो मसला बताया जाएगा उसमें अगर कोई मटीरियलिटी कैलकुलेशन हो सकती है तो वो आपने करके बताना है मैटर मटीरियल है या नहीं, और साथ देखना है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड क्या बात करता है, वो बात आपने करनी है। और अगर कंपनी का ट्रीटमेंट बताया हो और वो गलत है तो फिर आपने बताना भी है मिस स्टेटमेंट क्या हो रही है। अगर कंपनी का ट्रीटमेंट ना बताया हो तो फिर आपने अपना ट्रीटमेंट बताना है कि स्टैंडर्ड ये कहता है। ठीक हो गया? कमेंट ऑन द मैटर दैट शुड बी कंसीडर्ड एंड द एविडेंस यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड रिगार्डिंग द न्यू प्रोसेसिंग एरिया। और क्या लिखने हैं? एविडेंस प्रोसीजर्स नहीं। कितने नंबर है? 8 नंबर हैं। दिस मीन हम कोई 4 को एविडेंस लिख देंगे, 4 को नंबर के लिए कमेंटिंग कर देंगे विद मटीरियलिटी, 8 नंबर पूरे हो जाएंगे। You are the partner responsible for performing an engagement quality control review on the audit of Snipe company. You are currently reviewing the audit working papers and draft audit report on the financial statements of Snipe company for the year ended 31st January 20X2. Always underline the year end 31st January 20X2. The draft financial statements recognize revenue of $8.5 million, profit before tax of $1 million and total assets of $175 million। क्यों? मटीरियलिटी के लिए। जब भी क्वेश्चन में ये फिगर आ जाए प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, टोटल एसेट्स की, दिस मीन इसके अंदर एग्जामिनर आपसे मटीरियलिटी कैलकुलेशन करवा के पूछना चाह रहा है कि मटीरियल है या नहीं है। सो पार्ट ए करना क्या? आपको कमेंट करनी है मैटर पे और एविडेंस लिखने हैं। ड्यूरिंग द ईयर स्नाइप कंपनीज फैक्ट्री वाज एक्सटेंडेड बाय द सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रोसेसिंग एरिया। तो कंपनी ने अपना कोई एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ $5 million। IA 16 कहता है अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑल कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस आउट। क्या कह रहा है? तो अगर ये 5 मिलियन अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन है तो कैपिटलाइज होना चाहिए। इस 5 मिलियन की टोटल एसेट्स के साथ मटीरियलिटी देखें, 5 डिवाइडेड बाय 175, 5 डिवाइडेड बाय 175, 1% आर मोर, कितना? 2.8 एंड हैंस मटीरियल। एक मटीरियलिटी ये दे देंगे हम कि कॉस्ट ऑफ एसेट 5 मिलियन इज 2.8% ऑफ टोटल एसेट एंड हैंस मटीरियल। ठीक है? कैलकुलेशन शो नहीं करनी, सिर्फ परसेंटेज बता देनी कितने परसेंट है। कैलकुलेशन एग्जामिनर को पता है कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक हो गया? तो आपने सिर्फ बताना है कि दिस 5 मिलियन कॉस्ट ऑफ एसेट इज 2.8% ऑफ टोटल एसेट एंड हैंस मटीरियल। Included in the cost capitalized the borrowing cost of $100,000 incurred during the 6-month period of construction। इसके अंदर 100,000 की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हुई है। बोरिंग कॉस्ट के ऊपर भी स्टैंडर्ड है। IAS 23 क्या कहता है कि बोरिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एसेट। क्या ख्याल है? तो अगर ये भी कंप्लीशन ऑफ एसेट से रिलेटेड हैं और क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हैं तो फिर कैपिटलाइज होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? उसकी कंडीशंस है कि वो कंडीशंस पूरी करता है, जिसको कंप्लीट करने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर हो। व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंशियल टाइम पीरियड? अच्छा खासा टाइम पीरियड, 5 to 6 मंथ्स रिक्वायर हो, 5 to 6 मंथ्स आर मोर रिक्वायर हो, इससे कम नहीं। 5 to 6 मंथ्स आर मोर रिक्वायर हो तो ये क्या है? सब्सटेंशियल टाइम पीरियड।
ठीक हो गया, क्वालिफाइंग एसेट। सो 100,000 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई हैं इंकर्ड ड्यूरिंग द 6 months पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, 6 माह की। A loan of 4 million carrying an interest rate of 5% was taken out in the respect of the construction on 1st March 2021। आपने जो लोन लिया वो कितना लिया, 4 मिलियन का, 4 मिलियन का, उस पर 5% इंटरेस्ट है, तो ये कितना इंटरेस्ट बना पूरे साल का, 200,000 क्या कहला है पूरे साल का। अब आपने देखना इसमें से कैपिटलाइज कितना होना चाहिए, और उसने 100 जो किया ठीक किया या नहीं किया। हाँ, 1 मार्च को लोन लिया व्हेन कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, और बोरिंग कॉस्ट भी आपने कमेंसमेंट डेट ऑफ एसेट की लेस के उसकी सीज डेट तक की कैपिटलाइज करनी है। उससे पहले वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी, सीज डेट के बाद वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होंगी। FR1 में थोड़ा सा वापस जा रहे हैं हम, ऐसी बात थी। क्या कहला है, मीन जब एसेट कमेंस होगा कंस्ट्रक्शन, तब से लेकर एसेट की सीज डेट मीन कंप्लीट होने की डेट तक जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी, उससे पहले वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट, उसके बाद वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट। ओके, अब देखना है कि सीज कब हुआ। द न्यू प्रोसेसिंग एरिया वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 सितंबर 2021। तो मार्च से लेकर 1 सितंबर तक 6 मंथ ही बनते हैं। क्या कहला है, तो इनटू हम करेंगे 6/12, तो कितना बना, 100,000 ही बनता था जो उन्होंने कैपिटलाइज किया हुआ है। क्या कहला है, अब इस 100,000 की भी मटीरियलिटी दे देंगे, किसके साथ, अगर ये कैपिटलाइज ना होता तो फिर क्या होना चाहिए था, एक्सपेंस आउट। तो मेन इसकी जो कैलकुलेशन बनेगी किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। एंड 100,000 इज दैट % ऑफ प्रॉफिट, एंड हेंस मटीरियल 8.5 मिलियन है वो। क्या कहला, 8.5 मिलियन, और सॉरी प्रॉफिट कितना है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन के साथ मटीरियल है, ये शायद 10% पूरा बनेगा। हमने 5% और मोर मटीरियल लेना होता है। क्या कहला, सो the new processing area was ready for use on 1 September 2021 and began to be used on 1 December 2021। हाँ, उसका यूजेज स्टार्ट हुआ कब, 1 दिसंबर 2021 से। तो कोई पर आइए 16 डेप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, 1 दिसंबर से 1 सितंबर से। क्यों 1 सितंबर से, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होगी व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज, रादर देन व्हेन यूजेज स्टार्टेड। क्या कहला है, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 15 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन भी हम निकाल सकते हैं। क्या कहला है, 5 मिलियन जो है वो क्या है हमारे पास कॉस्ट है एसेट की, 15 ईयर्स जो है वो लाइफ है, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी, देखिएगा 0.33 मिलियन। क्या कहला है, कितनी चार्ज होनी चाहिए करंट ईयर में, व्हाट इज द करंट ईयर एंड, 31 जनवरी 20x2। कब कंप्लीट हुआ, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बोले तो 5/12। ये डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 0.1350। यूँ मैं कर दूँ इतनी अमाउंट बनेगी। क्या ख्याल है, या 0.1375 कर मिलियन कर लो, तो इसकी हमने मटीरियलिटी देनी है किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट के साथ एंड हैंस मटीरियल। 00 चले वो हमने पॉइंट लगा दिया, आगे जितनी भी जीरो में फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ख्याल है, इसकी मटीरियलिटी भी दे देंगे किसके साथ, प्रॉफिट के साथ। पर आइए 16 एसेट पे इतनी डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए। ये क्या हुआ, मैटर डिस्कस कर दिया हमने, मटीरियलिटी कैलकुलेशन कर दी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे आइए 16 और भी बड़ी बातें करता है, लेकिन यहाँ पे जो रेलेवेंट बात थी सिर्फ हमने वही की है। ठीक हो गया, बोरिंग कॉस्ट की जो रेलेवेंट बात थी वो की है, और इसका आंसर बिल्कुल इसके नीचे जाइएगा, आपको शायद मिल भी जाएगा। ये बहुत सारी बातें की हुई हैं, आपने इतनी बातें नहीं करनी, आपने 3-4 पॉइंट बस बेसिक बना लेने हैं। अब बात आ गई एविडेंस की। एसिडेड एविडेंस क्या होंगे वर्किंग पेपर में, एक तो कॉपी ऑफ डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन होगी, कॉपी ऑफ डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेशन यूजिंग द रेट एंड पॉलिसी, लोन एग्रीमेंट कॉपी टू वेरीफाई अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड, मीन कब स्टार्ट हुआ कब कंप्लीट हुआ।
ये कहाँ से पता चलेगा कि एसेट कब कंप्लीट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, कहाँ से वेरीफाई होगा? एसेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एसेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉपी जो हमने वर्किंग पेपर में रखी होगी टू वेरीफाई कंप्लीशन डेट ऑफ द एसेट, जिसको इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट का नाम भी दिया जाता है। क्या कहलाता है? इंजीनियर डॉक्यूमेंट या एसेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू वेरीफाई कंप्लीशन डेट ऑफ द एसेट। और एसेट वाकई बना है, आपने देखा होगा। कैसे देखा होगा? फिजिकल इंस्पेक्शन से। तो उसका एविडेंस क्या होगा? नोट्स ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, नोट्स ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट टू वेरीफाई इट्स एग्जिस्टेंस। प्रोसीजर क्या था? फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ एसेट टू वेरीफाई इट्स एग्जिस्टेंस। क्या कहला? और सर जो एसेट है उसकी जो हम वैल्यू करेंगे वो हम किस तरह करेंगे? एसेट की वैल्यूएशन वो तो हुई है ना, वो तो उसने बता दिया कि ये कॉस्ट उसके अंदर आई हैं। बाकी आप क्या देख सकते हो कि कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज हुई हैं, उनकी आपने इनवाइसेस इंस्पेक्ट की होंगी। तो कॉपी ऑफ इनवाइसेस, कॉपी ऑफ इनवाइसेस टू वेरीफाई कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, कॉपी ऑफ इनवाइसेस जो आपने इंस्पेक्ट की थी, इंस्पेक्शन ऑफ इनवाइसेस। तो आप यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो? कॉपी ऑफ इनवाइसेस टू वेरीफाई कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। इसकी यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स है। ये आपने कैसे वेरीफाई की होगी? किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ली होगी। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सपर्ट ओपिनियन कॉपी, एक्सपर्ट ओपिनियन कॉपी टू वेरीफाई यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एज 15 ईयर्स। इंडस्ट्री वो तो आपने कंपेयर करके प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा, तो उसकी क्या होगी? रिकॉर्डिंग ऑफ कंपैरिजन विद इंडस्ट्री टू वेरीफाई यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्या ख्याल है? कंपेयर कर लेंगे प्रोसीजर, उसके बाद क्या आपके पास? उसकी रिकॉर्डिंग, उसके नोट्स, वो एविडेंस। क्या ख्याल है? तो प्रोसीजर नहीं बनाना हमने, यहाँ पे क्या बनाना है? एविडेंस बनाना है जी। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, करना क्या आपको 7 नंबर के लिए? क्रिटिकली अप्रेज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ स्नाइप कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2022। वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। एक्सट्रैक्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, तो आपने क्रिटिकली अप्रेज करना है। क्रिटिकली मीन इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, अप्रेज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ से बातें करना। क्रिटिकली का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं है। ठीक हो गया? सो 7 नंबर के आपने क्रिटिकली अप्रेज करनी है। एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट को अप्रेज करना है। पार्ट बी, स्नाइप कंपनी हैज इन प्लेस अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉइज। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉइज। IAS 19 डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है। वो कोई एक्चुअरियल गेन लॉस होता था डिफाइंड बेनिफिट प्लान में या कंट्रीब्यूशन प्लान में? बेनिफिट प्लान में। एक्चुअरियल गेन लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए? एक्चुअरियल गेन लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए? P&L में या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में? OCI अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। पर IAS 19 एक्चुअरियल गेन लॉस रिलेटिंग टू डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान शुड बी चार्ज टू OCI। गेन अगर प्रॉफिट में चार्ज हो रहा है तो उसे प्रॉफिट ओवरस्टेट हो सकता है। लॉसेस भी अगर प्रॉफिट में चार्ज हो रहे हैं तो उसे प्रॉफिट अंडरस्टेट हो सकता है। तो इसलिए कहाँ पे चार्ज होना चाहिए? OCI में। ओके, सो क्या कहता है? स्नाइप कंपनी हैज इन प्लेस अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉइज। An actuarial valuation on 31st January 2022 indicated that the plan is in deficit by $10.5 million. Deficit, gain नहीं, loss. The deficit is not recognized in the statement of financial position. An extract from the draft audit report is given below. तो ये उसने तमहीद बांध दी। दिस मीन ये 10.5 मिलियन इतने परसेंट ऑफ प्रॉफिट, इतने परसेंट ऑफ टोटल एसेट एंड हैंस मटीरियल है। और अगर ये फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो उस सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड है। क्या ख्याल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेटेड है और मैटर भी मटीरियल है। तो रिपोर्ट कौन सी बनती है? क्वालिफाइड। क्या ख्याल है?
अब देखना है नीचे जो रिपोर्ट दी गई है वो जैसी हम चाह रहे हैं वैसी है या नहीं है। ठीक हो गया, तो एक्सट्रैक्ट, अब हमारा आंसर स्टार्ट होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्स ओपिनियन इन रिलेशन टू पेंशन। ऑडिट रिपोर्ट का ये कौन सा पैराग्राफ है? हेडिंग है ये किसी पैराग्राफ की, किस पैराग्राफ की? एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्स ओपिनियन इन रिलेशन टू पेंशन, तो ये शायद बेसिस और ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग है, लेकिन उसकी हेडिंग ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए थी? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ये यहाँ पे एडवर्स कह रहा है, जबकि मैटर दिस परसेंट ऑफ प्रॉफिट एंड हैंस मटीरियल रादर देन परवेसिव, सो एडवर्स ओपिनियन इज इनएप्रोप्रिएट, क्वालिफाइड ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। क्या ख्याल है? एक दो बातें इसी के ऊपर हो सकती हैं हेडिंग के ऊपर। एक तो हेडिंग का नाम ही गलत है और दूसरा एडवर्स यहाँ पे बनता ही नहीं है। ओके, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट इंक्लूड द कंपनीज पेंशन प्लान। डू नॉट इंक्लूड द कंपनी पेंशन प्लान या डू नॉट रिकॉर्ड द एक्चुअरियल गेन और लॉस। या हो सकता है पेंशन प्लान भी रिकॉर्ड ना किया हो, तो मैटर उसने बता दिया क्या है, मैटर बता दिया उसने क्या है। दिस डेलिब्रेट ओमिशन कंट्रावीन्स एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड मीन दैट अकाउंट्स आर नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। पहली बात तो ये डेलिब्रेट का वर्ड अंडरलाइन करेंगे, थोड़ा अग्रेसिव वर्ड है, तो हमें इस तरह के अग्रेसिव वर्ड अवॉइड करने चाहिए इन द ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? हमें सॉफ्टली ऑन जनरल जो है वो बात करनी चाहिए रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट। क्यों? ये डेलिब्रेट का मतलब क्या है कि हम मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को हिट कर रहे हैं कि जानबूझ के इन्होंने किया। क्या ख्याल है? तो हमें इतना हार्श वर्ड या इतना डायरेक्ट वर्डिंग में जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमने बता दिया कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की इंटरवेन है। कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस मीन कौन सा स्टैंडर्ड? क्या स्टैंडर्ड का नंबर रेफरेंस किया आपने? नहीं, तो यहाँ पे बताना चाहिए था कि IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट की कॉन्ट्रावेंशन है। मैटर बता दिया, स्टैंडर्ड नहीं बताया, स्टैंडर्ड नहीं बताया ना। और बातें क्या आनी थी बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर? 8 बातें मैंने लिखवाई थी, 8 बातें लिखवाई थी। यहाँ पे देखें कौन कौन सी बातें मिसिंग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं मेंशन किया, क्वांटिफिकेशन अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं बताई, कितनी अमाउंट से मिस स्टेटमेंट है, 10.5 मिलियन से। और इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बताया कि OCI पे कितना इफेक्ट आएगा या लायबिलिटीज पे कितना इफेक्ट आएगा। जस्टिफिकेशन हाउ यू ट्रीटेड द मैटर एज मटीरियल आर परवेसिव, बिल्कुल भी जस्टिफाई उसने नहीं किया। इसी बेस पर ही शायद वो एडवर्स ओपिनियन बोंगी मार रहा है। क्या ख्याल है? तो जो चीज़ें मिसिंग है वो बताओगे बारी बारी एक एक करके। पहले हेडिंग की बात की, फिर उसके बाद आपने बता दिया ठीक है मैटर है, लेकिन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 19 क्लियरली मेंशन करना चाहिए, तो मेंशन नहीं है। क्वांटिफिकेशन अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट दैट इज $10.5 मिलियन मेंशन नहीं किया, वो भी मेंशन होना चाहिए था। फिर इफेक्ट ऑन लाइन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं शो किए गए। फिर जस्टिफिकेशन ऑफ मटीरियलिटी और परवेसिवनेस भी मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद नीचे देखिएगा ऑडिटर्स ओपिनियन, क्या यहाँ पे आना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था। तो प्लेसिंग ऑफ पैराग्राफ जो है वो रॉन्ग है। ओपिनियन कम्स बिफोर बेसिस फॉर ओपिनियन, पहली बात तो ये आ गई। और यहाँ पे शायद हेडिंग भी ऑडिटर्स ओपिनियन की बजाय क्या होना चाहिए था? क्वालिफाइड ओपिनियन। इन आवर ओपिनियन, because of the significance of the matter discussed above, the financial statements do not give a true and fair view of the financial position of Snipe company as at that date। कौन सी opinion दी है इसने? एडवर्स दे दी, जबकि मैटर इज दिस % ऑफ प्रॉफिट एंड हैंस मटीरियल रादर देन परवेसिव, सो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन शुड बी एप्रोप्रिएट इन दिस केस। ये बात भी की जा सकती है। क्या ख्याल है? मटीरियलिटी की कैलकुलेशन के साथ एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। तो 7 बातें करनी थी। एक ऊपर आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन की हेडिंग की बात कर दी, फिर उसके अंदर क्या चीज़ें मिसिंग थी वो बात कर दी, दोनों पैराग्राफ की प्लेसिंग की बात कर दी, ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग क्या होनी चाहिए थी वो बात कर दी, फिर एडवर्स ओपिनियन दी है, साथ मटीरियलिटी की बात कर दी आपने और बता दिया कि क्या होनी चाहिए थी? क्वालिफाइड विद एक्सेप्ट फॉर। 7 पॉइंट बनाए जा सकते हैं।
7 मार्क्स 7 वैलिड पॉइंट्स। आपको वो शायद उसने इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दी, लेकिन चलो जितनी को बात दी उतनी को तो हम डिस्कस करें ना। क्या ख्याल है? बेसिस और ओपिनियन भी मेंशन होना चाहिए था, पर ISA वर्क परफॉर्म किया है, मेंटेन किया है इंडिपेंडेंस को, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, वो नहीं है चलो, लेकिन जितनी को है क्या उतनी प्रॉपर है? नहीं, उतनी भी प्रॉपर नहीं है। मीन चलो मैटर से तो सारी बातें होनी चाहिए थी ना प्रॉपर। जी क्वेश्चन सर इसमें लिखा हुआ है मींस दैट द अकाउंट्स आर नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। हाँ कि अकाउंट जनरल बात नहीं हुई कि सारे अकाउंट्स मतलब उसने एडवर्स दे दी ना, उसने सारा के सारा ही गलत कह दिया। ये भी गलत नहीं हो। हाँ, हालांकि मैटर सिर्फ एक रॉन्ग था, बाकी चीज़ें ठीक थी। बाकी सही है। हाँ बाकी ठीक था। मीन क्वालिफाइड विद एक्सेप्ट फॉर आनी चाहिए थी रादर देन एडवर्स। ठीक है। जी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास। क्या ख्याल है? हर क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्यों नॉलेज स्टेप बाय स्टेप हम बिल्टअप कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बिल्टअप कर रहे हैं, ये बिल्टअप करके फिर हमने ICAP पास पेपर्स पे जाना है। ठीक हो गया? तो इसलिए प्लीज़ ये क्वेश्चन जो साथ साथ चल रहे हैं इनको साथ साथ अटेम्प्ट करते चले जाना है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम कोई 1-2 और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से कवर करके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। आज इसे हज़म कर लें।